दोस्तों स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। और आज इस विषय पे दोस्तों हम बातचीत करने वाले हैं, वो है नेट परीक्षा। दोस्तों नेट परीक्षा होती क्या है उसके संबंध में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, उसको कौन विद्यार्थी इस परीक्षा को दे सकते हैं, ठीक है, एज लिमिट क्या होती है इसकी, ठीक है, ये परीक्षाएं होती कब हैं, ठीक है, आपकी कट ऑफ क्या जाती है, ठीक है, और क्या फ़ायदे हैं आपको इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद, करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या होती हैं, ठीक है। और जून 2024 के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं आगे बात करूंगा जून 2024 की परीक्षा की तैयारी आपको कैसे और कहाँ से करनी है, इस विषय पे भी हम बातचीत करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक है, और देखिए कि आपको यूजीसी के बारे में अभी यहाँ पे जो यूजीसी नेट, ठीक है, इसकी परीक्षा होती है, ठीक है, इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाएगा उसके बाद भी तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आपको मैं संपूर्ण जानकारी वहाँ पे देने की पूरी कोशिश करूँगा। और जून 2024 यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जून 2024 की तैयारियाँ आपको किस तरह से करनी है, कहाँ से करनी है, सिलेबस क्या होगा, चेंज होगा या नहीं होगा, परीक्षाएँ कब होती हैं, ठीक है, कट ऑफ कितनी जाती है, कौन से सब्जेक्ट में कितनी जाती है, कौन सी कैटेगरी में कितनी जाती है, इन सब बातों पे हम 10-12 मिनट में बातचीत करेंगे दोस्तों। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बाकी आपको वीडियो देखने के बाद खुद लग जाएगा पता। देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय मैं आपको यूजीसी का देता हूं दोस्तों। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये हो गया, ये संस्था है दोस्तों। ठीक है, ये एक क्या है, संस्था है जो नेट परीक्षा आयोजित करती है। ठीक है, CSIR नेट गेट जैसी परीक्षाओं का भी आयोजन ये जो एजेंसी है ये करती है। ठीक है, अब नेट की फुल फॉर्म में यहाँ पे बता देता हूँ सबसे पहले कि नेट होता क्या है दोस्तों। नेट, इसको बोलते हैं हम नेट, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि हिंदी में क्या हो गया आपका, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। ठीक है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। ठीक है, ये हमारी हो गई यहाँ पे थोड़ी सी बात की नेट होता क्या है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि इस परीक्षा को कौन विद्यार्थी दे सकते हैं और इसका फायदा क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन से विद्यार्थी इसको दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात की जाए तो एमए में अगर कोई विद्यार्थी आ रहा है, ठीक है, एमए में आ रहा है, ठीक है, एमबीए में आ रहा है, ठीक है, एमएससी, इतने सारे जो आपके ये कोर्स हैं, ठीक है, इनमें अगर कोई विद्यार्थी है तो वो नेट की परीक्षा दे सकता है एमए में इनरोल्ड होने के बाद। ठीक है, और इनरोल्ड हो जाएगा, ठीक है, तो एमए में इनरोल्ड होने के बाद जब वो परीक्षा देगा तो अगर उसकी परीक्षा जब उत्तीर्ण होती है, ठीक है, क्वालिफाई अगर वो कर लेता है, ठीक है, परंतु उसकी एक शर्त होती है दोस्तों कि एमए एमएससी होगी आपकी, ठीक है, एमबीए होगी आपकी, इन कोर्सों को आपको क्लियर भी करना होता है नेट परीक्षा के क्लियर होने के 2 साल के भीतर। ठीक है, कितने साल के भीतर, 2 साल के भीतर आपको क्लियर भी करना होता है इन कोर्सों को 2 साल के अंदर, तभी आपका जो नेट है, ठीक है, वो जैसे गेट हो गया, नेट हो गया आपका, ठीक है, CSIR नेट हो गया, ठीक है, ये तभी वैलिड होंगे आपके। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। ठीक है, अब देखिए क्वालिफिकेशन की बात तो यहाँ पे हो गई कि आपको क्या करना है, एमए में इनरोल्ड होना पड़ेगा सबसे पहले, और एमए भी आपकी क्लियर होनी चाहिए, और वो भी होनी चाहिए आपकी 55% के साथ। ठीक है, आपके 55% जो मार्क्स हैं वो होने ही चाहिए। जो कुछ कैटेगरीज हैं दोस्तों, जैसे SC होगी आपकी, ठीक है, ST होगी दोस्तों आपकी, ठीक है, PWD कैटेगरी, इस तरह की जो कैटेगरी है वहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलता है 5% का। ठीक है, अगर आप देखिए जनरल कैटेगरी से हो, OBC कैटेगरी से हो या EWS कैटेगरी से हो और आपकी जो है वो परसेंटेज बन रही है एमए में, ठीक है, MSc में, या आप एमबीए में भी कह सकते हैं, ठीक है, आपकी परसेंटेज बन रही है 50%, ठीक है, और आप जो वो जनरल कैटेगरी से आते हो और आपका नेट भी हो गया, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो नेट है वो अमान्य हो जाएगा। ठीक है, आपको 55% नंबर जरूर लाने ही होंगे। ठीक है, ये भी होगी हमारी बात। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कि एज लिमिट की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एज लिमिट क्या है। यहाँ पे देखिए, एज लिमिट की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे तो एज लिमिट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो कुछ एक कैटेगरीज हैं दोस्तों, वहाँ पे उनको रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, कुछ एक कैटेगरीज हैं जिनको रिलैक्सेशन मिलता है, उनमें से ST होगी आपकी, SC होगी, PWD होगी, और फीमेल कैंडिडेट्स चाहे वो कोई भी हो, उनको JRF के लिए क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, जो JRF क्वालिफाई करने के लिए उनकी जो JRF की यहाँ पे वैलिडिटी होगी वो 35 वर्ष तक होगी, यानी कि 35 वर्ष तक वो अप्लाई कर सकती हैं, यानी कि JRF के लिए। अब दोस्तों JRF क्या होता है इसके संबंध में आपको मैं बताता हूँ कि JRF और नेट में क्या अंतर है, इसको भी हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे।
ठीक है। तो उनको होगी आपकी 35 वर्ष तक की एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, ठीक है। अगर कोई जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है, ओबीसी का है, ठीक है, तो उनकी जो उम्र है दोस्तों वो 30 वर्ष है। यहाँ पे यूजीसी ने 2018 के बाद जो एज में थोड़ी सी बढ़ोतरी कर दी थी, ठीक है, 30 वर्ष इनकी एज के लिए दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, 30 वर्ष यहाँ पे एज के लिए उनका दिया गया है कि 30 वर्ष तक वो ही, सिर्फ 30 वर्ष तक ही जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, सिर्फ 30 वर्ष के लिए ही जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात कर ली मैंने, एज रिलैक्सेशन के बारे में आपको पता चल गया होगा। देखिए सबसे पहले अब मैं आपको बता देता हूँ कि नेट और जेआरएफ होता क्या है, ठीक है। नेट के संबंध में तो हमने देख ली कि नेट ये होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। अब नेट और जेआरएफ ये दो तरह की क्या होती है, अब कई विद्यार्थी कन्फ्यूज होते हैं कि नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, क्या अलग अलग परीक्षाएं होती है इसकी। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यूजीसी का जब पेपर होता है दोस्तों, नेट का पेपर, तो यूजीसी जो है वो आपकी जो रिजल्ट है वो, ठीक है, वो किस तरह से बनाता है। आप जितने भी विद्यार्थी वहाँ पे बैठे हैं परीक्षा में, ठीक है, मान लीजिए कि आपके 60,000 परीक्षार्थी जो है वो हिंदी सब्जेक्ट में 60,000 परीक्षार्थियों ने पेपर दिया नेट का, ठीक है। तो उनमें से 40% जो आपका होता है, जितने भी विद्यार्थियों के 40% से ऊपर मार्क्स होंगे वो पास मान लिए जाते हैं। क्या कहा मैंने, पास मान लिए जाती है, इनके आपको 40% मार्क्स से ऊपर आपके होने चाहिए, ठीक है, तो आप पास मान लिए जाओगे, ठीक है, यानी कि आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि 40% जो विद्यार्थी हैं, 40% वाले जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो हो गए आपके, मान लीजिए कि 40,000 विद्यार्थियों ने 40% जो वो आपका उत्तीर्ण कर लिया, ठीक है। अब 40,000 में से दोस्तों, ठीक है, 40,000 क्योंकि 40% से ऊपर हैंगे, ठीक है, 40,000 40% से ऊपर वाले विद्यार्थी हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें करेंगे वो यूजीसी जो देता है दोस्तों वो 6% यहाँ पे आपको नेट और जेआरएफ देता है, ठीक है। इन 40,000 का 6% वो निकालेंगे, क्या करेंगे, 40,000 का 6% निकालेंगे, ठीक है। और 6% में भी दोस्तों, 6% में भी जो टॉप के 1% होंगे, ठीक है, टॉप के कितने परसेंट कहा मैंने यहाँ पे, टॉप के 1% जो होगा उसको जेआरएफ मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो 5% आपके रह गए हैं उनको ओनली नेट मिलेगा, ठीक है। परीक्षा एक ही है, ठीक है। यहाँ पे नेट और जेआरएफ की मैंने आपको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कर दी कि किस तरह से किनको नेट मिलेगा और किनको जो है वो जेआरएफ मिलेगा। ये डिफाइन करता है और डिपेंड करता है आपकी परसेंटेज पे, कि आपकी परसेंटेज कितनी वहाँ पे बन रही है, कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रही हैं, ठीक है। अब मैं जेआरएफ को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि जेआरएफ क्या होता है दोस्तों। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। क्या मतलब होता है जेआरएफ का, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा दोस्तों जब आप पीएचडी में करेंगे, रिसर्च वर्क जब आप करेंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे जो फेलोशिप मिलती है दोस्तों, ठीक है। पीएचडी करवाने के लिए यूजीसी आपको फेलोशिप देती है, क्या करती है, फेलोशिप आपको देती है दोस्तों। और फेलोशिप की जो राशि है दोस्तों वर्तमान में 2023 में कितनी हो गई है दोस्तों, 37,000 हो गई है, 39,000 नहीं दोस्तों, 37,000 हो गई है। तो मान के चलिए आपको 37,000 जेआरएफ के मिल रहे हैं, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरा आपको एचआरए भी मिलेगा इसके साथ, ठीक है, एचआरए भी मिलेगा, ठीक है। और आपको कुछ एक अलाउंस भी मिलती हैं अलग से, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि आपको 40,000 तक महीना मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जेआरएफ से मिलेगा। अगर आपका सिर्फ नेट ही होता है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका सिर्फ नेट हो रहा है, क्या कहा मैंने, आपका सिर्फ नेट हो रहा है ओनली, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों कॉलेज लेक्चरर के लिए, यूनिवर्सिटी लेक्चरर के लिए, ठीक है। यानी कि आप एलिजिबल किसके लिए हो गए हैं, अब कॉलेज में आप लेक्चरर बन सकते हो। जब आपका आयोग द्वारा भर्तियां निकलेंगी कॉलेज की तो आप उसके लिए एलिजिबल होगे जब आपका नेट होगा, ठीक है। और जेआरएफ अगर आपके पास है तो आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो गए हैं, ठीक है। नेट से भी आप पीएचडी कर सकते हो परंतु आपको जो है वो फेलोशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ की। मैं कट ऑफ की अगर यहाँ पे बात की जाए तो अपनी अपने सब्जेक्ट की अपनी अपनी कट ऑफ होती है, ठीक है। और सब्जेक्ट में भी जैसे मान लीजिए कि अगर हिंदी की यहाँ पे बात की जाए तो हिंदी में भी दोस्तों कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ जाएगी। जैसे जनरल की अगर बात की जाए तो जनरल की अलग जाएगी, ईडब्ल्यूएस की अलग जाएगी, ठीक है, ओबीसी की अलग जाएगी, एससी की अलग जाएगी, एसटी की अलग जाएगी, ठीक है।
इस तरह की जो वो कट ऑफ बनती है दोस्तों, एक ही सब्जेक्ट में अलग अलग तरह से कट ऑफ यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो कट ऑफ पे अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। और इससे पहले मैंने अभी दिसंबर 2023 का जो ये जून का पेपर हुआ, सॉरी दिसंबर 2023 का जो पेपर हुआ था नेट का, ठीक है, उसके संबंध में कट ऑफ बनाई थी। ठीक है, कि कितने प्रश्न सही होने पर आपका जो इतनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, इतने प्रश्न सही होने पर आपका नेट होगा या जेआरएफ होगा। ठीक है, इससे संबंधित हमने बातचीत करी हुई है। ठीक है, और कट ऑफ पे मैं एक अलग से वीडियो भी आपको बता दूंगा, बना दूंगा। ठीक है, बता नहीं, बना दूंगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे अब क्या फ़ायदे हैं इसके। ठीक है, फ़ायदे क्या हैं आपको जेआरएफ क्लियर करने के या नेट क्लियर करने के, तो ऊपर मैंने आपको बता भी दिए वैसे तो। ठीक है, परंतु करियर अपॉर्चुनिटी की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो आप पीएचडी में एनरोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ नेट ही आपका क्लियर हुआ मान लीजिए, तो अगर आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपकी कहीं एडमिशन हो जाती है, तो आप मान के चलिए कि आपको 10 या 12 हज़ार रुपये सेंट्रल यूनिवर्सिटी देती है। ठीक है, अगर आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी में तो आपको नेट में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपका जो वो नेट यानी कि नेट जेआरएफ है, ठीक है, यानी कि जेआरएफ भी आपका हो गया था, ठीक है, तो आपको मैंने ऊपर बता दिया कि आपको फेलोशिप मिलेगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेट, अगर नेट जेआरएफ जो भी आपका क्लियर होना चाहिए, तो कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए आप एलिजिबल हो गए। ठीक है, योग्य हो गए, आप यूनिवर्सिटी लेक्चरर बनने के लिए एलिजिबल हो गए हैं आप। ठीक है, तो ये आपकी करियर की अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अगर आपकी बीएड भी है तो आप तो फिर स्कूल के लिए भी एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये तो सामान्य सी जानकारी हो गई। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ के संबंध में दोस्तों मैं बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जाने की संभावना किस तरह से जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपको बताया जाएगा बाद में। दोस्तों, जून 2024 की परीक्षा की तैयारी कैसे और कहाँ से करनी है, इसके संबंध में बातचीत करते हैं। और सिलेबस की यहाँ पे मैं बातचीत आपसे कर लेता हूँ कि सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों कि कौन कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो जून 2024 की अगर बातचीत की जाए तो आपको, अगर हिंदी के विद्यार्थी हो और आपको हिंदी सब्जेक्ट, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, आपको बोर्ड पे हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा जून 2024। और फर्स्ट पेपर की दोस्तों अगर बात की जाए तो फर्स्ट पेपर भी आप मेरे से पढ़ सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पेपर, ठीक है, फर्स्ट पेपर जो आपका नेट का होगा वो भी आप मुझसे पढ़ सकते हो। ठीक है, उसको भी आपको मुझसे ही पढ़ना है। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हिंदी सब्जेक्ट की तो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा आपको। सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो सिलेबस क्या रहेगा आपका दोस्तों, सिलेबस आपका चेंज होने की पूरी संभावना है। ठीक है, यूजीसी के चेयरमैन ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये ऑफिशियली बात की हुई है उन्होंने कि सिलेबस आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका सिलेबस चेंज हो जाता है, ठीक है, इससे पहले की अगर बात की जाए तो एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता है किस तरह से होता था। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो 2 पेपर आपके नेट में होते थे, ठीक है, एक आपका जनरल अवेयरनेस से संबंधित पेपर होता था, वहाँ पे आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पूछा जाता था, रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में पूछा जाता, आपके इन्वायरमेंट के बारे में आपसे पूछा जाता, कम्युनिकेशन के बारे में आपसे पूछा जाता था, यहाँ पे कुछ मैथ के सवाल होते थे, रीजनिंग के सवाल होते थे, हायर एजुकेशन से वहाँ पे प्रश्न पूछे जाते थे। ठीक है, तो वहाँ पे 50 प्रश्न इससे बनते थे, जनरल आपके जनरल पेपर थे। और उसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव पेपर था, जैसे मान लीजिए कि हिंदी है तो वहाँ से आपके 100 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, 300 नंबर का ये पेपर होता था दोस्तों। ठीक है, और 150 प्रश्न होते थे और हर प्रश्न का 2 अंक होते थे। ठीक है, हर प्रश्न के 2 अंक होते थे। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेबस चेंज करने की बात हो रही है तो शायद पैटर्न में भी चेंज कर दीजिए। अगर पैटर्न में भी चेंज कर दी तो उस हिसाब से हम तैयारियां करेंगे। दोस्तों, मैंने आपसे कह दिया कि आपको मुझसे पढ़ना है। ठीक है, जून 2024 की मैं तैयारियां आपको कराने वाला हूं, तो आपको इसका विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न आपका रह गया हो तो आप मुझसे बताइए, पूछिए। ठीक है, और पुस्तकों की अगर बात की जाए, अगर आप मुझसे पढ़ भी रही हैं तो उसके साथ साथ मैं हिंदी की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, नेट का जो जनरल पेपर उसकी बात, तो केवीएस मदान की पुस्तक आती है दोस्तों। ठीक है, केवीएस मदान की वो हिंदी एडिशन भी उसका और इंग्लिश एडिशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, दोनों लैंग्वेज में वो उपलब्ध है वर्तमान में। ठीक है, तो आप केवीएस मदान को पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अरिहंत की भी आती है, तो अरिहंत को भी आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स हैं बहुत सारे, तो उनसे भी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैं भी आपको यहाँ पे फर्स्ट पेपर से संबंधित पढ़ाऊँगा, ये भी मैंने कह दिया। परंतु आपको एक पुस्तक जरूर रखनी चाहिए, वो केवीएस मदान की आप, मैं कहूँगा कि उनको रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आपकी हिंदी की मैं बात करूँ तो आपके पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, बच्चन सिंह की पुस्तक होनी चाहिए, बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और बच्चन सिंह का दूसरी पुस्तक और भी आती है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। दोनों पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद गाइड की बात की जाए तो एक आध आपके पास गाइड भी होनी चाहिए।
तो गाइड में आप दृष्टि को रख सकते हैं, या फिर आप गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की जो पुस्तक आती है गाइड, उसको भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से एक को रख लीजिए, दोनों को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक को रख लीजिए। उसके बाद व्याकरण की अगर बात की जाए तो मेरे हिसाब से तो व्याकरण तो कामता प्रसाद गुरु का पढ़ना चाहिए हिंदी वालों को, परंतु अगर उसके बाद अगर आपके पास वो नहीं है, क्योंकि वो महंगी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आप लूसेंट पब्लिकेशन की एक ग्रामर आती है हिंदी की, ठीक है, तो उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, काव्य शास्त्र के लिए आपको भगीरथ मिश्र पढ़ना चाहिए। ठीक है, देवेंद्र नाथ शर्मा आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप डॉक्टर विवेक शंकर की पुस्तक आती है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और भाषा विज्ञान के लिए आप भोलानाथ तिवारी की पुस्तक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी पुस्तकें आपकी हिंदी के लिए होगी। बाकी आपकी जो सिलेबस में अन्य रचनाएं लगी हुई है उनको तो आपको डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उनके लिए आपको अलग से पढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी सिलेबस चेंज होने की पूरी संभावना है। अगर सिलेबस चेंज हो गया तो इस हिसाब से फिर हम अपनी अगली रणनीति बनाएंगे, आपको वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी यहाँ पे देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नहीं हो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने आपसे कहा कि जून 2024 की मैं आपको तैयारियाँ करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको चैनल के साथ जुड़ जाना है। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो में।